बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ सफ़र एहसान एंड दिस इज़ योर चैनल फिज़िक्स का सफ़र। आज के इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक को हलवा मक्खन मलाई बनाने वाले हैं उसका नाम है इक्वेशन ऑफ मोशंस। अच्छा, इस टॉपिक के अंदर काफ़ी बच्चों की कन्फ्यूजन रहती है कि सर ये एनालिटिकल मेथड क्या होता है, सर ये ग्राफिकल मेथड क्या होता है, सर इस ग्राफ को हम सॉल्व कैसे करते हैं, सर इस ग्राफ की वो सारी हम डेरिवेशन इन थ्री इक्वेशन ऑफ मोशंस की हम किस तरह से करें, सर ये मुश्किल लग रही है, सर इक्वेशन ऑफ मोशंस के कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। तो कोशिश करेंगे कि ये सारी कन्फ्यूजन्स इस लेक्चर में दूर हो सकें और इसको हम जितना ज़्यादा ईजी बना सकें, क्योंकि इंसान के हाथ में कोशिश होती है, बाकी अल्लाह मदद करता है। तो सबसे पहले जब भी आप टॉपिक को पढ़ें, टॉपिक के नेम पे गौर किया करें, ठीक है। अब टॉपिक का नेम क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशंस। यानी कि जाहिर सी बात है हम मोशन से रिलेटेड कुछ इक्वेशंस को डिराइव करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये मोशन क्या है, ये मोशंस हम इसमें किस तरह की मोशन ले रहे हैं। यानी कि क्या हम सारे ऑब्जेक्ट की हर किस्म की मोशन को हम इसमें ले सकते हैं, या सिर्फ ऑब्जेक्ट्स की कुछ स्पेसिफिक मोशंस को हम इसमें ले सकते हैं। तो देखें, हम इसमें सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स की मोशन को कंसीडर करेंगे जो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये इस टॉपिक का मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑब्जेक्ट्स अगर कोई स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो सिर्फ उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ये थ्री इक्वेशन ऑफ मोशंस वैलिड हैं, बाकी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ये वैलिड नहीं है। तो सबसे पहले आपने ये पॉइंट आपने माइंड में रखना है, ठीक है। अब इन इक्वेशन ऑफ मोशंस के अंदर टोटल 4 थिंग्स आ रही हैं, ठीक है, 4 चीजें आ रही हैं। और वो 4 चीजें कौन कौन सी है? पहली तो है वेलोसिटी, दूसरी है पोजीशन, ठीक है, जिसको आप डिस्टेंस भी कह सकते हैं, और थर्ड है टाइम, और फोर्थ है एक्सेलरेशन। ये सिर्फ 4 चीजें आ रही हैं, सही है। अब इसमें ये जो एक्सेलरेशन है ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। वेरिएबल कौन से हैं, मतलब जो चेंज हो सकते हैं या जो चेंज हो रहे हैं, वो कौन से हैं? वो है वेलोसिटी, पोजीशन और टाइम। ये आपके पास वेरिएबल है, इसमें टोटल 3 वेरिएबल हैं। ये तो आपके पास कांस्टेंट है एक्सेलरेशन। अच्छा, ये इक्वेशन ऑफ मोशंस क्या करती हैं? इन वेरिएबल्स को आपस में कनेक्ट करती हैं। इन वेरिएबल्स को क्या करती है? आपस में कनेक्ट करती हैं, और डिफरेंट रिजल्ट जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं वो हम इसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। बस फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी निकाल दी है, किसी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस निकालना है, टाइम निकालना है, ठीक है, जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो हम इन इक्वेशन ऑफ मोशंस को यूज करके निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज, हर इक्वेशन ऑफ मोशन में टोटल 4 चीजें आ रही हैं। जैसे यहाँ पर फर्स्ट में देखें, वी एफ आ रहा है, वी आई आ रहा है, ए आ रहा है और टी आ रहा है, ठीक है। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इन तीनों इक्वेशंस को हमने डिराइव करना है, ठीक है। तो अब इन 4 चीजों में से पहले देख लेते हैं 4 चीजें कहाँ कहाँ पे और किस किस तरह से आ रही हैं। यहाँ पे देखें, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसमें 4 थिंग्स कौन सी आ रही हैं? एस आ रहा है, वी आई आ रहा है, टी आ रहा है, ए आ रहा है, सही है। यहाँ पर क्या आ रहा है? 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। यहाँ पर ए आ रहा है, एस आ रहा है, वी एफ आ रहा है, वी आई आ रहा है, ठीक है। तो हर इक्वेशन में टोटल 4 चीजें हैं। अब इन 4 थिंग्स में से अगर हमें कोई भी 3 दी हुई हो ना, तो हम चौथी फाइंड कर सकते हैं, हम फोर्थ वाली फाइंड कर सकते हैं। कोई भी 3 टर्म्स अगर हमें दी हुई हो तो हम फोर्थ वाली फाइंड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, यहाँ पर अगर हमें वी आई दिया, ए दिया, टी दिया, तो हम वी एफ फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, तो अगर हमें इनिशियल वेलोसिटी और टाइम दिया हुआ है और कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो हम डिस्टेंस को भी फाइंड कर सकते हैं, पोजीशन को भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ना इसका छोटा सा इंट्रोडक्शन था कि हम ये क्यों यूज करते हैं, ठीक है। डिफरेंट वेरिएबल्स या डिफरेंट टर्म्स को हम इसमें फाइंड कर सकते हैं, बट वही बात कि ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव करना चाहिए। ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है, ठीक है। अच्छा, अब हम इनको डिराइव करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम किस तरह से डिराइव करेंगे, यानी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। इसको सबसे पहले हम एनालिटिकल मेथड से डिराइव करेंगे, उसके बाद हम ये ग्राफ वगैरह पे आते हैं कि ये हमें क्या बता रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम हेडिंग देंगे, और हेडिंग कौन सी देंगे? एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में यानी कि बाय डेफिनेशन हमने ये इक्वेशन ऑफ मोशन को क्या करना है? डिराइव करना है, ठीक है, बाय डेफिनेशन।
अच्छा, बाय डेफिनेशन किस तरह से? यहाँ पर ना फॉर एग्जांपल आपको पता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है इनिशियल वेलोसिटी वी आई से मूव कर रहा है, ठीक है, फिर जाहिर सी बात है कुछ देर के बाद उसकी वेलोसिटी वी एफ हो जाएगी इन टाइम टी, तो इसका एक्सेलरेशन फिर कितना होगा? इसका एक्सेलरेशन कितना होगा? एक्सेलरेशन का फार्मूला आप सबको पता है, वो क्या होता है? ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी, ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, अब ये हमारे पास जाहिर सी बात है टी आपके पास इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ए टी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई, और अगर वी आई को इधर ले आए तो प्लस हो जाएगा, तो ये आपके पास बनेगा वी एफ इज इक्वल टू वी आई इधर आके प्लस हो जाएगा, तो वी आई प्लस ए टी होगी ना डिराइव फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ये तो था आसान सा एनालिटिकल मेथड। अब इसमें एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। अब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट कैसे है, ये भी तो सर हमें बताएं, तो उस पे अब हम डिस्कस करते हैं। जैसे अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने ये 3 कार नहीं ली, यहाँ पे एक ही कार है और ये उसकी 3 पोजीशंस बताई हुई है। कितनी कार्स हैं यहाँ पर? सिर्फ एक कार है और यहाँ पर उसकी पोजीशन बताई हुई है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर इस कार की वेलोसिटी है आपके पास 4 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहां पर इस कार की वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, यहां पर इस कार की वेलोसिटी है 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अच्छा, अब टाइम कितना लगा? 1 सेकेंड, यहां पर भी 1 सेकेंड, मतलब पहले 4 मीटर पर सेकेंड थी, 1 सेकेंड के बाद 5 मीटर पर सेकेंड होगी, 1 सेकेंड के बाद 6 मीटर पर सेकेंड होगी, यानी कि वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। क्या एक्सेलरेशन इसमें कांस्टेंट है? हाँ जी, बिल्कुल एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? यहाँ पे देखिए 5 माइनस 4 कितना होता है? क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यही तो एक्सेलरेशन होता है कि 5 माइनस 4 डिवाइडेड बाई 1, 6 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 1, ये एक्सेलरेशन इसका होगा। तो 5 माइनस 4 यहाँ पर क्या आएगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये एक्सेलरेशन होगा। यहाँ पर जब इधर से इधर आइए तो इसमें एक्सेलरेशन कितना होगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब 4 से 5 हुई है तब भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 से 6 हुई है तब भी 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही इसका एक्सेलरेशन था। यानी कि इसमें अगर 4 से 5 हो रही है, 5 से 6 हो रही है, तो एक्सेलरेशन इसमें क्या है? कांस्टेंट है, वो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही आ रहा है। ओके हो गया? तो ये जो एक्सेलरेशन इस वजह हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है? ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कांस्टेंट का ये मतलब नहीं होता कि जीरो होगा, ठीक है, जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अगर जीरो है एक्सेलरेशन तो उसको भी हम कांस्टेंट कह सकते हैं, लेकिन अगर उसकी कोई वैल्यू है 5 है या 6 है बट वो चेंज नहीं हो रही, तो उसको भी हम कांस्टेंट एक्सेलरेशन कह सकते, बल्कि कह सकते नहीं है, होता है वो, ठीक है, अगर उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। ओके हो गया? तो एनालिटिकल मेथड से तो हमने इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर लिया। अब हम देखते हैं कि ग्राफिकल मेथड से हम इस इक्वेशन ऑफ मोशन को किस तरह से डिराइव करें। लेकिन ग्राफिकल मेथड से डिराइव करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये ग्राफ हमसे कह क्या रहा है और ये ग्राफ बना किस तरह से है। तो सबसे पहले हम ग्राफ को समझते हैं, बाद में देखेंगे कि हम ग्राफिकल मेथड से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन किस तरह से डिराइव कर सकते हैं। तो देखिए ग्राफ हमें क्या कह रहे हैं। ग्राफ जी हमने लिया है दो क्वांटिटीज के दरमियान में, और वो दो क्वांटिटीज कौन सी हैं? एक तो है जी वेलोसिटी, एक तो है जी टाइम, ठीक है। वेलोसिटी किस में है जी? मीटर पर सेकंड में है। टाइम किस में है? सेकंड में है। ओके हो गया? अच्छा, हम ना कुछ वैल्यूज इसकी यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं। वैल्यूज किस तरह से कंसीडर करते हैं? यहाँ पर जो है वो 0 है वेलोसिटी, यहाँ पर आपके पास 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर फॉर एग्जांपल 3 है, यहाँ पर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है। अच्छा, यहाँ पर अगर टाइम का देखें तो यहाँ पर टाइम 1 सेकंड है, फिर आपके पास 2 सेकंड है, फिर 3 सेकंड है, फिर 4 सेकंड है, फिर 5 सेकंड है, फिर 6 सेकंड है, फिर 7 सेकंड है। तो टाइम भी हमने ले लिया। ओके हो गया? अच्छा, अब फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट पहले से ही 2 मीटर पर सेकंड के साथ मूव कर रहा था जब हमने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया। जब हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया तो ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा था? 2 मीटर पर सेकंड। तो ये जो 2 मीटर पर सेकंड है वो इसकी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। कि सपोज करने के हमने यहां से उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, तो 2 मीटर पर सेकंड यहां पर क्या है? ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। ओके हो गया? अच्छा, अब यहां से हमने इसको ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। अब एक सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी आपके पास कितनी होगी? वो आपके पास होगी 3 मीटर पर सेकंड। फिर एक सेकंड गुजरा तो उसकी वेलोसिटी आपके पास कितनी होगी? वो आपके पास होगी 4 मीटर पर सेकंड। फिर एक सेकंड गुजरा, फिर वेलोसिटी उसकी कितनी होगी?
5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसी तरह फिर 1 सेकंड गुजरा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 6 मीटर पर सेकंड, फिर 1 सेकंड गुजरा तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 5 मीटर पर सेकंड, सही है। इसका मतलब है कि वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग यूनिफॉर्मली, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है बट यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है, सही है। तो अब हम अगर इन डॉट्स को आपस में मिलाएं तो ग्राफ किस तरह का बनता है, एक ऐसे ना स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। कौन सा ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है, ठीक है। अब ये ग्राफ हमें क्या शो कर रहा है, क्या इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। कैसे, 3 - 2 क्या होता है 1, 4 - 3 क्या होता है 1, 5 - 4 क्या होता है 1, 6 - 5 क्या होता है 1, 7 - 6 क्या होता है 1, यानी इसमें एक्सेलरेशन कितना है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके हो गया। तो ये ना ग्राफ इस तरह से बनता है, डन हो गया। अब इसमें इसमें ये आपके पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, ये वाली, ये इनिशियल वेलोसिटी है वी आई, ठीक है, जो कितनी है 2 मीटर पर सेकंड है। और ये आपके पास कितनी है, ये फाइनल वेलोसिटी है ये वाली 7 मीटर पर सेकंड। इसमें ये 7 मीटर पर सेकंड फॉर एग्जांपल क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी है। इनिशियल क्या थी 2 थी, फाइनल फॉर एग्जांपल क्या है 7 मीटर पर सेकंड है। ओके हो गया। तो सेम इसी तरह अब हम आते हैं इस ग्राफ के ऊपर, सेम यही वही ग्राफ है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है वी आई है, जो कि आप कह लेंगे ये आपके पास क्या है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है। यहाँ पर अब मैंने वैल्यूज नहीं ना ली, अब मैंने जस्ट सिंपल ग्राफ ड्रॉ किया है। और ये आपके पास ई पॉइंट के ऊपर फाइनल वेलोसिटी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपके पास क्या है फाइनल वेलोसिटी है। जैसे ये है, ये फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, ओके हो गया। और ये आपके पास क्या है, यहाँ पर टाइम टी है, यहाँ पर क्या है वेलोसिटी वी है, ओके हो गया। अब आपने क्या करना है, अब इसमें ना इनको आप मिटा दें, इनको आप मिटा दें, ठीक है। बाद में इस ग्राफ को मिटा दूंगा, सिर्फ जो साइड पे ग्राफ है ना ये वाला, उसी को रहने दूंगा। अब आपने क्या करना है, एक परपेंडिकुलर आपने इधर गिराना है, सही है। एक परपेंडिकुलर आपने वाई एक्सिस पे गिराना है, ठीक है, बी पॉइंट से, ये फॉर एग्जाम्पल बी पॉइंट है, बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस पे गिराना है, एक परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे आपने गिराना है, ठीक है। और इन दो पॉइंट्स को आपने क्या कर देना है, जोड़ देना है, ओके हो गया। तो ये ना एक ऐसे ट्रायंगल सी बनेगी। तो अब हम इस पे आते हैं, इनको ना अब उसने कुछ नाम दिए हुए हैं। कुछ नाम कैसे दिए हुए हैं, जो ग्राफ की ये स्लोप्स के ना, ये क्या है ए बी है, ये क्या है ए बी है, ओके हो गया। अब ए पॉइंट पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, और बी पॉइंट पे जाहिर सी बात है ये हमारे पास जो फाइनल जहाँ तक वेलोसिटी जाती है। अच्छा, अब ये हमारे पास कौन सा है, ओ पॉइंट है, जहाँ से फॉर एग्जाम्पल टाइम भी जीरो है, वेलोसिटी भी जीरो है। ये ए पॉइंट है, इनिशियल वेलोसिटी वाला पॉइंट, और ये ई पॉइंट है जहाँ तक फाइनली वेलोसिटी गई है। ये आपके पास क्या है, डी पॉइंट है, ठीक है, जहाँ तक टाइम गया है। ये आपके पास क्या है, सी पॉइंट है, और ये आपके पास क्या है, बी पॉइंट है। यानी इनको ना हमने कुछ नाम दे लिया, आप इनको नाम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ए बी सी डी कहा हुआ है, आप ई एफ जी एच कह दें, कुछ भी कह दें, कोई मसला नहीं है। तो ओ ए ई डी सी बी, और ये आपके पास तकरीबन कितने पॉइंट्स हैं, ये 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, अब ना इसकी डेरिवेशन शुरू करते हैं कि हम इसकी डेरिवेशन करेंगे कैसे। होप्स हो कि इस ग्राफ की सारी आपको समझ आ गई होगी, सही है। वेलोसिटी चेंज हो रही है बट एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी भी क्या है, कांस्टेंटली इंक्रीज कर रही है, ठीक है, यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही है। अच्छा, अब इसको भी मैं रेस कर दूँ क्योंकि इसका भी हमारे पास अब काम नहीं रहा। तो ग्राफिकल मेथड से देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ना आपको पता होना चाहिए, ये जो ओ ए है, ओ ए, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है इनिशियल वेलोसिटी। ओ ए क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है। और डी बी क्या है, डी बी क्या है, डी बी ये आपके पास है फाइनल वेलोसिटी। ये टर्म्स आपको पहले पता होनी चाहिए, ठीक है। ओ ए क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, डी बी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। मैंने कुछ नाम इसको दे दिए, सही है। अच्छा, अब ग्राफ की मदद से, ठीक है, फ्रॉम द ग्राफ इसको डिराइव करना बहुत ज़्यादा आसान है भाई। तो फ्रॉम द ग्राफ, अच्छा फ्रॉम द ग्राफ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि डी बी इज इक्वल टू डी सी और प्लस सी बी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं बताओ बताओ। अच्छा, डी बी क्या है, डी बी ये वाला है, डी बी ये वाला है, ठीक है। क्या मैं डी बी को ऐसे लिख सकता हूं, डी सी प्लस सी बी, मतलब कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस ऐड करें तो ये पूरा डी बी नहीं बनता। तो इस डी बी को मैं लिख सकता हूं डी सी छोटा डिस्टेंस और ये सी बी ये छोटा डिस्टेंस, तो इन दोनों को ऐड करें तो वही डी बी बनता है। तो डी बी इज इक्वल टू डी सी प्लस सी बी, डन हो गया।
अच्छा, अब एक और काम यहाँ पर करते हैं। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये आपके पास डी है, ये बी डी बी है, ठीक है, ये आपके पास ओ ए है और प्लस सी बी। सर ये क्या किया है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डी सी है वो इज इक्वल टू ओ ए है, छोटी सी सब्स्टिट्यूशन की है। किस तरह से? यहाँ पर देखें, ये डी सी था ना, बिल्कुल सामने आ रहा है, ये क्या है, ओ ए। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि डी सी इज इक्वल टू ओ ए? बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों क्या है, इक्वल है, ये लेंथ और ये लेंथ। तो इस वजह से डी सी की जगह मैंने क्या लिख दिया, ओ ए लिख दिया। ओके हो गया? बताते हैं कि हमने किया क्यों है, क्योंकि हम इक्वेशन डिराइव कर रहे हैं। अच्छा, अब ये जो डी बी है, ये क्या है, डी बी तो फाइनल वेलोसिटी है। तो डी बी की जगह मैं क्या लिख देता हूँ, वी एफ, कि ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी। ओ ए क्या है, ओ ए तो इनिशियल वेलोसिटी है, तो इसकी जगह मैं लिख देता हूँ वी आई प्लस सी बी। अब सी बी को मैंने थोड़ा सा डिराइव करना है और उसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट करनी है, तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो जाएगी। तो देखते हैं कि हम उसको किस तरह से डिराइव करते हैं। तो यहाँ पर ना एक्सेलरेशन, जाहिर सी बात है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू तो होगी, वेलोसिटी चेंज हो रही है बट कांस्टेंट होगा, ठीक है, चेंज नहीं, एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है, यूनिफॉर्मली इंक्रीजिंग है। तो एक्सेलरेशन को फिर मैं लिख सकता हूँ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू सी बी और डिवाइडेड बाय ए सी। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? इसको ना इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें इसको। अच्छा, लिख सकता हूँ, क्यों लिख सकता हूँ भाई, बताओ, मुझे बताओ। यहाँ पे देखें, ये फाइनल वेलोसिटी है ना, ये आपके पास क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। अगर मैं ये ओ ए इज इक्वल टू सी डी है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है। तो फाइनल माइनस इनिशियल करें तो ये बी सी नहीं बनता, ठीक है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मैं फॉर एग्जाम्पल है, ये इनिशियल वेलोसिटी है भाई, ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल ही है, तो ये इनिशियल वेलोसिटी कर रहे हैं, ये करने एक ही बात है। तो ये पूरी फाइनल वेलोसिटी में से इस इनिशियल को माइनस कर दे तो सिर्फ आपके पास ये बचेगा। तो ये सी बी क्या है, ये डेल्टा बी है, ये चेंज इन वेलोसिटी है फिर। ओके हो गया? तो इस वजह से एक्सेलरेशन, क्योंकि हमारे पास क्या होता, सॉरी, एक्सेलरेशन आपके पास क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी की तरह सी बी। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ए सी क्या है, ये ए सी आपके पास क्या है, टाइम है, ए सी क्या है, टाइम है। चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल्टा वी डिवाइडेड बाई टी। ओके हो गया? इस तरह से हमने किया है। तो सी बी डिवाइडेड बाई ए सी हम इसको लिख सकते हैं। ओके हो गया? अच्छा, अब हम इसमें क्या करें, अब हम इसको भाई ए सी को हम टी पुट कर देंगे, तो ए इज इक्वल टू सी बी और डिवाइडेड बाय टी कर देंगे, और फिर हम इसको ए टी इज इक्वल टू सी बी कर देंगे, क्योंकि टी इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ए के साथ। तो सी बी की वैल्यू कितनी आई है, ए टी आई है। अब इसको नाम देने इक्वेशन नंबर 2 का। अब आपकी यहाँ पर लिखेंगे पुट इक्वेशन 2 in 1। तो जब इक्वेशन 2 को 1 में पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, वी एफ इज इक्वल टू वी आई, और सी बी की जगह आपने क्या पुट करना है, ए टी पुट करना है, प्लस ए टी। हो गई डिराइव। ये आपके पास क्या है, अब फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को हमने क्या किया, ग्राफिकल मेथड से उसको डिराइव कर दिया। ओके हो गया? सॉरी। तो अब हम ये तो एक तो हमारे पास काम हो गया। अब हम चलते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ, कि उसको हम एनालिटिकल मेथड से कैसे डिराइव करें और ग्राफिकल मेथड से किस तरह से हम उसको डिराइव करें, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं उसका एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड, यहाँ पे हम हेडिंग देंगे, क्या हेडिंग देंगे, एनालिटिकल मेथड, कि बाय डेफिनेशन हम उसको कैसे सॉल्व करें, एनालिटिकल मेथड। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पर ये आ गया। अच्छा, एनालिटिकल मेथड से हम इसको कैसे डिराइव करें, यहाँ पर ना आप यूज करेंगे। अच्छा, पहले आपने जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव की थी ना एनालिटिकल मेथड से, आपने इसमें यूज किया था ए इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई टी, मतलब चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब इसमें एनालिटिकल मेथड में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए आप यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे कि वेलोसिटी का फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, आप ये इसमें यूज करेंगे। ओके क्या, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पर एक्सेलरेशन का यूज किया था, यहाँ पे वेलोसिटी, मैंने कहा बाय डेफिनेशन, तो वेलोसिटी की डेफिनेशन को यूज करके सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम डिराइव करेंगे। कैसे डिराइव करेंगे, अब आप यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। टाइम इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ना वेलोसिटी से, तो डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब इसमें हम कंसीडर कर रहे हैं कि जो आपकी जो वेलोसिटी है वो आपकी कांस्टेंट नहीं है, वेलोसिटी आपकी क्या हो रही है, चेंज हो रही है,
सही है, जैसे वी आई से वी एफ आपके पास गई है। अगर वेलोसिटी चेंज हो गई कि फॉर एग्जांपल मैं जस्ट एग्जांपल देने वाला हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल इस गाड़ी की जो आपके पास वेलोसिटी है वो कितनी है, वो 0 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। कुछ देर के बाद मान लो जो इसकी वो वेलोसिटी होगी है वो फॉर एग्जांपल 2 मीटर पर सेकेंड होगी है। तो अगर आपको कोई कहता है कि इसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है, तो आप क्या करोगे, 0 + 2 / 2 दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 कर दोगे। तो यहाँ पर जो हम वेलोसिटी ले रहे हैं ना, वो हम कौन सी ले रहे हैं, वो एवरेज वेलोसिटी ले रहे हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी और मल्टीप्लाई बाय टाइम करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप क्या ले रहे हैं, एवरेज वेलोसिटी आप ले रहे हैं, सही है। तो एवरेज वेलोसिटी को फिर हम किस तरह से लिख सकते हैं वो चीज़ देखते हैं। एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर हम इसको लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी आपके पास क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी और प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 2, क्योंकि आपके पास इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, इसी तरह हम एवरेज निकालते हैं, अभी बता के आए हैं। और मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, आपके पास टाइम आ जाएगा। ओके हो गया, ये आ जाएगा, सही है। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट को हम किससे शो करते हैं, या डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट, अच्छा स्ट्रेट लाइन में हो ना तो S = D होता है, याद रखना है। डिस्प्लेसमेंट को वैसे D से शो करते हैं, लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन में हो तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं, तो हम इसको फिर S से शो कर देते हैं। तो S = इनिशियल वेलोसिटी क्या है, VI है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, VF है, और यहाँ पर आएगा डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय T आ जाएगा। ओके हो गया। अच्छा, ये आपके पास में एक इक्वेशन आ गया है। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, इसमें वैल्यू पुट करते हैं कि S = VI प्लस, अब आपने ये अभी डिराइव किया फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, VF = VI + AT। अब ये वाली वैल्यू आपने इधर पुट कर देनी है, तो VI + AT और यहाँ पर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय T आ जाएगा। ओके हो गया। अच्छा, अब ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2VI + AT और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय T आ जाएगा, सही है। अच्छा, अब आप इसको अलग अलग डिवाइड कर दें कि S = ये आ जाएगा 2 और VI डिवाइडेड बाय 2 और प्लस, ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट भी डाल दें, और प्लस AT और डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ओके हो गया। तो यहाँ पर ना T बाहर आएगा, मल्टीप्लाई बाय T हो रहा है ना। अब ये 2 से काट जाएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी इक्वेशन, ये आ जाएगा S = VI + AT और यहाँ पर आ जाएगा AT डिवाइडेड बाय 2 और यहाँ पर आ जाएगा T, ठीक है, इस तरह से, क्योंकि वो दूसरा तो 2 से काट गया ना। अच्छा, अब T को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो S = VIT प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, AT है ना, इसको T से मल्टीप्लाई करेंगे तो AT² बन जाएगा। तो ये क्या आएगा, AT² डिवाइडेड बाय 2, जिसको आप लिख सकते हैं 1/2 AT²। तो यही आपकी क्या थी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी, जिसको हमने क्या किया, एनालिटिकल मेथड से डिराइव कर लिया। ओके हो गया। अच्छा, अब ये एनालिटिकल मेथड जो होते हैं ना वो बड़े इजी हैं। मसला स्टूडेंट्स को पता है कहाँ पर आता है, स्टूडेंट को मसला आता है ग्राफिकल मेथड के अंदर। अब हम देखते हैं इसको हम ग्राफिकल मेथड से कैसे सॉल्व करते हैं, सही है। एनालिटिकल मेथड से तो सॉल्व हो गई, ग्राफिकल मेथड से सर हम इसको कैसे सॉल्व करें, हलवा मक्खन मलाई बनाए हमारे लिए, देखते हैं अभी कैसे बनाते हैं। आ गया जी, तो छा गया कौन, ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड हमें ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके बताओ सर ये कैसे सॉल्व होगा, वो बड़ा मुश्किल हमें लगता है, आसान है भाई। अच्छा, अगर आपने देखना हो कि इस बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर किया है, तो आपको पता है कि एरिया अंडर द ग्राफ हमें क्या देता है, डिस्टेंस देता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये था ना ग्राफ। अच्छा, अब इसके नीचे ये जो एरिया है, ये जितना एरिया है ये आपको क्या देगा, डिस्टेंस देगा। ये क्या देगा, डिस्टेंस देगा। अगर आप इस एरिया को कैलकुलेट कर लें तो आपको डिस्टेंस मिल जाएगा कि वो ऑब्जेक्ट जो मोशन कर रहा है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, सही है। अब इसको फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, इस एरिया को फाइंड करने के लिए सबसे पहले इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। एक हिस्सा तो इसका ये हो जाएगा। अब ये आपके पास क्या है, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास है ट्रायंगल। ये आपके पास क्या है, ट्रायंगल।
और एक हिस्सा आपके पास ये बन जाएगा ये वाला। अब ये आपके पास क्या है, रेक्टेंगल। ये क्या है, रेक्टेंगल। तो अगर मैं रेक्टेंगल का पहले एरिया निकालूं, ठीक है, उसके बाद एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालूं, तो फिर दोनों को ऐड कर दूं तो मेरे पास ये सारा एरिया नहीं निकल आएगा, ठीक है। और एरिया अंडर द ग्राफ हमें डिस्टेंस देता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, पहले रेक्टेंगल का एरिया निकालें, फिर ट्राइंगल का एरिया निकालें, दोनों को ऐड कर दें, तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो वो आपको एरिया अंडर द ग्राफ देगा, और एरिया अंडर द ग्राफ हमें क्या देता है, डिस्टेंस देता है। सही है। इस वजह से यहाँ पर इस ग्राफिकल मेथड में हम क्या यूज़ करेंगे कि एस इज इक्वल टू यहाँ पर ना बुक के अकॉर्डिंग मैं इसको आपके लिख रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि एरिया ऑफ द फिगर बुक के अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, ठीक है। और वो कौन सी है, ओ ए बी डी, ओ ए बी डी, ओ ए बी डी, ये सारा एरिया आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है। अच्छा, इसको ये आप कैसे कैलकुलेट करोगे, ये आप कैलकुलेट करोगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि आपके पास कितनी है, वो है ओ ए सी डी, ठीक है, ओ ए सी डी। और प्लस आप क्या करोगे, आप करोगे एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। और एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है, वो आपके पास आ जाएगा ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। तो ये आपके पास है एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब हम इसमें देख लेते हैं किस तरह से फाइंड करते हैं। तो S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे फाइंड करें, लेंथ इंटू विड्थ। अब आप क्या करेंगे, इस लेंथ को इस विड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर दे, यानी आपके पास क्या आएगा, ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ डी। तो इसी तरह तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फाइंड करने के लिए आप यहां पर क्या करोगे, ओ ए मल्टीप्लाई बाय ओ डी, ओके हो गया। प्लस एरिया ट्राइंगल कैसे फाइंड करते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस यहां पर कितनी है, बेस तो यहां पर है ए सी, और हाइट कितनी है, सी बी। तो 1/2 बेस इंटू हाइट जब आप करेंगे तो आप यहां पर करेंगे ए सी मल्टीप्लाई बाय बी सी कर दें या सी बी कर दें, ठीक है, ये आपके पास आ गया। सही है। अच्छा, अब यहां पर आपको पता है कि S इज इक्वल टू ओ ए, आपके पास कितना है, ओ ए, ये ओ ए वो तो इनिशियल वेलोसिटी वी आई, ओ ए कितना है, वी आई है। तो यहां पर आप लिखोगे वी आई मल्टीप्लाई बाय ओ डी कितना है, कहाँ ये ओ डी कितना है, ये तो टाइम है। तो आप यहां पे लिखोगे मल्टीप्लाई बाय टाइम प्लस 1/2 ए सी आपके पास कितना है, वो भी आपके पास टाइम है, ये टी। तो आप यहां पे लिखोगे टी मल्टीप्लाई बाय बी सी, आपके पास क्या है, ये बी सी, ये बी सी, ये बी सी, और ये बी सी या सी बी आपने कैलकुलेट किया था जो हमने पहले ग्राफिकल मेथड से डेरिवेशन की थी, जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए, ठीक है। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग बी सी आपके पास कितना आया था, वो आया था ए टी के इक्वल, ठीक है। इस तरह पीछे वीडियो करके देख लेनी है ना। तो बी सी इक्वल टू ए टी आया था फर्स्ट इक्वेशन को जब हम डिराइव कर रहे थे ग्राफिकल मेथड से। तो फिर बी सी या सी बी कर लें, अच्छा बी सी सी बी एक ही चीज़ है ना। तो सी बी इक्वल टू क्या है, ए टी। तो यहाँ पर फिर हम लिखेंगे ए टी। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी, ओके हो गया। आप कुछ भी नहीं करना, इसको सॉल्व कर लेना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, कहानी खत्म, ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एस इज इक्वल टू आ जाएगा वी आई टी प्लस यहाँ पे टी इंटू टी क्या होगा, टी स्क्वायर हो जाएगा। तो यह आ जाएगा 1/2 ए टी इंटू टी स्क्वायर हो जाएगा, तो ए टी स्क्वायर, बस होगी सॉल्व, इतनी सी बात थी। तो ये हमारे पास ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व होगी, ठीक है। कितने स्टेप है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 स्टेप की कहानी है, सही है। तो वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, अब ये तो हमारे पास सॉल्व होगी। अब हम देखते हैं कि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम ग्राफिकल मेथड से किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि एनालिटिकल मेथड क्या हमें कहता है, कौन सा मेथड, एनालिटिकल मेथड, एनालिटिकल मेथड। अच्छा, मेरी राइटिंग ज़रा ज़्यादा प्यारी है तो प्लीज़ जलना नहीं है, अक्सर लोग मेरी राइटिंग से जल जाते हैं, आपको पता है कितनी प्यारी है मेरी राइटिंग तो अच्छा, अब इसमें भी हम वही चीज़ यूज़ करेंगे। डेफिनेशन ऑफ जो वेलोसिटी है वो क्या थी हमारे पास, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, यही थी ना।
और यहाँ से अगर हम डिस्प्लेसमेंट को देखें तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम। ओके हो गया। अच्छा, अब यहां पर ये जो वेलोसिटी ये कौन सी, ये एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है, वही पिछली सेम टू सेम जो हमने पहले वो काम किया था एनालिटिकल पे। अब वेलोसिटी की जगह आप क्या लिखोगे, वी आई प्लस वी इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय यहां पर आ जाएगा टी आ जाएगा। ओके हो गया, मतलब मल्टीप्लाई बाय टाइम आ जाएगा। अच्छा, यहां पर ना मैं इसको फिलहाल ऐसे टाइम में लिख रहा हूं। अच्छा, ये हमने क्यों किया, देखिए इससे पिछले जो एनालिटिकल मेथड हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में यूज किया था, यहाँ पर वो एवरेज वेलोसिटी है, वही सेम टू सेम हम काम कर रहे हैं, इतना हमने सेम टू सेम वही काम किया है। फर्स्ट 3 स्टेप जो उसमें किए थे वही हमने एज इट इज यहाँ पे कर दिए, ठीक है, वहां पे समझा के आ चुका हूँ कैसे किए हैं। अच्छा, अब डिस्प्लेसमेंट को आप क्या लिख सकते हो, एस, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, वी आई प्लस वी एफ डिवाइडेड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय टी, ठीक है, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं ना। अब 2 इधर जाके क्या हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकता है, तो 2s इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ और इंटू टी आ जाएगा। डन हो गया। अच्छा, अब यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आती है, वी एफ इज इक्वल टू वी आई और प्लस ए टी, ऐसे ही थी ना। इसको मैं लिख सकता हूं कि वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी, बिल्कुल लिख सकता हूं। क्या मैं इसमें से टाइम की वैल्यू निकाल सकता हूं कि वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई ए, निकाल सकते हैं। तो आपने इस टाइम की वैल्यू को, ठीक है, इस टाइम की वैल्यू को आपने क्या करना है, इस इक्वेशन में पुट कर देना। मैं यहाँ पे जस्ट एरो से इसको शो कर रहा हूं, तो ये आपके पास आ जाएगा कि 2s इज इक्वल टू वी आई प्लस वी एफ और यहाँ पर टाइम की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय ए आ जाएगा। ओके हो गया। अब मैं इसको साइड से इसको रेस कर रहा हूँ क्योंकि इसका काम नहीं रहा हमारे पास, इस तरह से, सही है। अच्छा, अब 2s इज इक्वल टू, ये आपके पास जब मल्टीप्लाई होगा, ये हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी। ये आपके पास किस तरह से फॉर्मूला बना है, ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब होता है ना ए प्लस बी ए माइनस बी, ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी तरह होता है ना। तो वी आई प्लस वी एफ, ये हमारे पास है वी एफ माइनस वी आई है, ठीक है, ये कुछ इस तरह से हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है। तो जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास फिर आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा, ये आ जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर और डिवाइडेड बाय ए आ जाएगा। ओके हो गया। तो आपके पास ना ये कुछ इस तरह से आ जाता है। तो जब आप इसको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो वी आई प्लस वी एफ और वी एफ माइनस वी आई, तो आपके पास आएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम क्या करें, नेक्स्ट हम क्या करें, नेक्स्ट हम क्या करें, नेक्स्ट हम क्या करें। अच्छा, अब ए को सिंपल इधर मल्टीप्लाई करा दें और क्या करें 2as, ठीक है, ए को इधर मल्टीप्लाई करा देना 2s से, तो 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यही तो है आपके पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी हमने डिराइव कर ली, किससे, एनालिटिकल मेथड से, सही है। अच्छा, वो जो पहले आपको बताया ना कि ए प्लस बी, अच्छा कई स्टूडेंट इस पर भी कंफ्यूज हो जाते हैं ना, ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे कहेंगे सर यहाँ पे वी एफ माइनस वी आई, यहाँ पे वी आई प्लस वी एफ है, तो भाई आप इसको भी वी एफ प्लस वी आई लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि दरम्यान में प्लस का साइन है, तो इसको वी एफ प्लस वी आई लिख लो, इसको वी एफ माइनस वी आई लिख लो, तो वही ए प्लस बी ए माइनस बी बन जाएगा, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। तो अब हम चलते हैं इसके ग्राफिकल मेथड की तरफ कि ग्राफिकल मेथड को यूज़ करके हम किस तरह से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ग्राफिकल मेथड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करने के लिए हम कैसे यूज़ करते हैं। तो देखिए, इस ग्राफिकल मेथड में आप क्या यूज़ करेंगे वो चीज़ देखते हैं। यहाँ पर भी आपने एरिया ही कैलकुलेट करना है, क्योंकि एरिया अंडर द ग्राफ हमें क्या देता है, डिस्टेंस देता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ग्राफ किस तरह का था वो चीज़ देखते हैं। ग्राफ हमारे पास इस तरह का था, ये। तो अब इसका जो एरिया अंडर द ग्राफ है वो कौन सा है, वो आपके पास है, ये सारा एरिया पहले भी बता के आ चुके हैं, ये क्या है आपके पास एरिया अंडर द ग्राफ है। लेकिन पहले हमने क्या किया था, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था। इस ऐसे डिवाइड करके ये हमने कहा था रेक्टेंगल है, ये ट्रायंगल है, दोनों को प्लस कर दो तो वो एरिया निकल आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम इस कंप्लीट को ले रहे हैं, इस पूरे को ले रहे हैं, और अगर हम इस पूरे को लेना, ये जो एरिया अंडर द ग्राफ है, इसको अगर मैं साइड पे बनाऊं तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, यहाँ से ये और यहाँ से आपके पास
ये, और यहाँ से ये, और यहाँ से ये। तो ये आपके पास क्या बन रही है? ये बन रही है ट्रेपीजियम। ये क्या बन रही है? ट्रेपीजियम। तो आपको इसका पूरे का कैलकुलेट करने के लिए पूरा ट्रेपीजियम बन रहा है, आपको एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला लगाना पड़ेगा, जो आपको डिस्टेंस अंडर द ग्राफ, जो आपको डिस्टेंस देगा, ठीक है, क्योंकि एरिया अंडर द ग्राफ हमें डिस्टेंस देता है, तो हमें इस एरिया को पहले कैलकुलेट करना होगा, तो वही हमें डिस्टेंस देगा। तो ये आपके पास क्या है? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम है, सही है। अब इसके लिए भी एक फार्मूला होता है, लेकिन उसके लिए ना एक कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। ये सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, डिस्टेंस आपके पास किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। और वो आपके पास क्या है? वो आपके पास है 1/2, वो आपके पास होता है सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ, यानी पैरेलल साइड का आपने क्या करना है? सम करना है। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स और मल्टीप्लाई बाय हाइट, ये आपके पास ना फार्मूला होता है। अब वो आपके पास किस तरह से वो चीज़ देखते हैं, यहां पर देखें कि पैरेलल साइड कौन सी है। क्या ये आपके पास पैरेलल साइड है? नहीं, पैरेलल साइड है जो बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने हो। यहां पर तो एक साइड ऐसे बिल्कुल सीधी है, एक ऐसे तिरछी सी है, तो ये पैरेलल साइड ही है। ये आपके पास क्या है? इसकी पैरेलल साइड्स हैं ये। तो ये सम ऑफ पैरेलल साइड्स और मल्टीप्लाई बाय हाइट। हाइट कौन सी होगी? हाइट आपके पास ये वाली इसकी होगी। अगर मैं ना इसको थोड़ा सा टिल्ट करके बनाऊं तो वो चीज़ देखते हैं। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा टिल्ट करके बनाऊं तो ये चीज़ आपने क्या करनी है? ऐसे नीचे बनानी है, तो ये बड़ी लाइन नीचे आ जाएगी, ठीक है, और ये छोटी लाइन आपके पास इधर आ गई, सही है, और आपने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, और ये आपके पास कुछ इस तरह से आ गए। तो ये भी ट्रेपीजियम है, मैंने इसको पकड़ के ना ऐसे टिल्ट कर दिया है सही, इसको मैंने क्या कर दिया? इसे पकड़ के टिल्ट कर दिया है। अब ये वही, जैसे यहाँ पर ये पैरेलल साइड्स थी ना, अब उस वो यहाँ पर आ गई ये पैरेलल साइड्स, ये वही है, सेम टू सेम वही है, लेकिन इसको मैंने क्या बना दिया? हाइट बना दिया इसको। तो ये अब आपके पास क्या है? हाइट है, सही है। अब ये सारी चीजें आपको बता क्यों रहा हूं? वो आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे ना, तो देखिए हम क्या करेंगे। ये आपके पास आएगा इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। अब पैरेलल साइड्स क्या है? एक ये है OA और एक ये है BD और OA। तो आप यहां पर लिखेंगे कि एक साइड है OA, इसको आप प्लस कर देंगे BD में, तो ये हो जाएगा सम ऑफ पैरेलल साइड। तो ये पैरेलल साइड्स है, एक ये BD है और OA, ये दोनों क्या है? पैरेलल है। मल्टीप्लाई बाय हाइट है। हाइट आपके पास क्या है? हाइट आपके पास OD है, मतलब इन पैरेलल लाइंस के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या है? OD है। यहां पर देखें, देखिए ये दो पैरेलल साइड्स है ना, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ना, उसको आप हाइट कहते हैं, ये डिस्टेंस। तो इन दो पैरेलल लाइंस के दरमियान ये डिस्टेंस है, इसको आप हाइट कहोगे। अगर मैं इसे टिल्ट करके बनाऊं ना, तो ये देखें, ये दो पैरेलल लाइंस और इसके दरमियान ये डिस्टेंस क्या है? हाइट है। तो ये आपके पास क्या है? ये OD है। अगर टिल्ट करके बनाए तो ये आपके पास क्या है? OD है। तो इस वजह से हमने हाइट को OD लिया है। ये सारी कहानी बताने का मकसद ये था। अब कुछ भी नहीं करना, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। तो आएगा 1/2 और OA आपके पास कितना है? वो तो VI है, प्लस BD कितना है? BD कितना है? वो तो VF है, और मल्टीप्लाई बाय OD कितना है? टाइम है। ओके हो गया। अब कुछ भी नहीं करना, सिंपल टाइम की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है। तो आपके पास क्या था? VF माइनस VI इज इक्वल टू AT, जो पिछली डेरिवेशन की है उसमें भी हम देख के आ चुके हैं, और T इज इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाई A, सही है। जैसे ना आपने वो एनालिटिकल मेथड में किया था, आगे सारा एनालिटिकल मेथड उठा के एज इट इज लगा देना है। तो ये आ जाएगा 1/2 VI प्लस VF और मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा आपके पास VF माइनस VI डिवाइडेड बाय A, सही है। अब इसको आप यहाँ पे S आएगा, ठीक है, ये सारे क्या है? S हैं। तो S इज इक्वल टू, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि VI प्लस VF को ना आप लिख दो VF प्लस VI, क्योंकि दरम्यान में प्लस है ना, कोई मसला ही नहीं है। तो VF माइनस VI उसी तरह डिवाइडेड बाई, ये 2 है ये A है, तो आप लिख दो 2A, सही है। अब 2A को इधर जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बनेगा 2AS इज इक्वल टू, अब ये क्या है? A प्लस B A माइनस B, VF प्लस VI VF माइनस VI। तो अब इसको लिख सकते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, यानी VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर। एनालिटिकल मेथड में बता के आ चुके हैं। अब ये क्या है? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ग्राफिकल मेथड से यही नहीं थी आपके पास, ठीक है। तो आपके थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकल मेथड से यही नहीं आई, सही है। तो ये थी हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब जो आपकी बुक का लास्ट पैराग्राफ है ना, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है, उसको हम देख लेते हैं।
वो आपके पास बताया हुआ है एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। वो किसके बारे में बताया हुआ है? एक्सलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। अब उसमें आपको वो क्या कहता है कि आपके पास जितने ऑब्जेक्ट है ना, वो क्या है, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करने, तो डायरेक्शन तो दोनों की सेम है। तो कई दफ़ा हम इनको ना वो स्केलरली भी ऐसे थोड़ा सा डील कर लेते हैं, हालांकि स्केलर क्वांटिटीज है नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, सही है। तो एक और चीज़ क्यों कह रहा है कि साइन का अगर हम देखें तो अगर वेलोसिटी डायरेक्शन में तो प्लस आ जाएगा, इस डायरेक्शन में तो माइनस भी आ जाएगा। अपोजिट डायरेक्शन हो तो जाहिर सी बात है नेगेटिव साइन साथ में आता है। दूसरी चीज़ ग्रेविटी के बारे में बता रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, ठीक है, और निगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस नहीं है, निगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस, अगर आप इन एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करें तो ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? फ्री फॉल कर रहा है। ये क्या कर रहा है? फ्री फॉल कर रहा है, ग्राउंड की तरफ आ रहा है, ठीक है, मतलब फॉल किसी एरोप्लेन से आपने इसको फेंक दिया है किसी बॉल को, तो फ्री फॉल कर रहा है, बट एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर रहे हैं। उस केस में कहता है जो इसका एक्सलेरेशन होगा वो ग्रेविटी के इक्वल हो जाएगा, यानी कितना? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बस ये बात वो कर रहे हैं, ठीक है, कि एक्सलेरेशन किसके इक्वल होगा? ग्रेविटी के इक्वल हो जाएगा, सही है। आपके पास तीन इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी थी? वो थी आपके पास वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, और एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, और 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा हो, ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, ये तब है जब ऐसे कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट मोशन कर रहा है सड़क के ऊपर, रोड के ऊपर। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है, मतलब बॉल को ऐसे ऊपर से आप नीचे फेंके ग्राउंड की तरफ, तो आपके पास इस ए की जगह फिर क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा, इस ए की जगह भी क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा, और इस ए की जगह भी क्या आ जाएगा? जी आ जाएगा। बस ये काम आपने करना है, ओके हो गया। अच्छा, अब इसका ना एक छोटा सा टॉपिक है जो इसके आगे ही है, वो भी हम साथ ही कवर कर लेते हैं। मैंने कहा क्या उसकी मैं 2 मिनट की अलग वीडियो बनाऊं, तो वो उसको ना मैं साथ ही यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, सही है। और वो क्या है? मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी का ये मतलब है कि अगर कोई बॉल कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल कर रहा है, ठीक है, इसमें ना तीन चीज़ें कोई बताई हुई हैं। एक तो आपके पास ये भी है कि अगर ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, एक आपके पास ये ऑब्जेक्ट है, और ये ग्राउंड की तरफ आ रहे हैं, ये किधर आ रहे हैं? ग्राउंड की तरफ आ रहे हैं। तो जब ग्राउंड पे पहुंचेंगे तो किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी? आप कहेंगे सर बड़े ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, कोई कहेगा सर छोटे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ज़्यादा होगी सही है भाई, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप अगर एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करें कि एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं है, एयर रेजिस्टेंस को आपने क्या करना है? निगलेक्ट करना है। तो ये आपके पास जब टकराएंगे ना जमीन पे, तो सेम वेलोसिटी से टकराएंगे, ठीक है। आपको पता है वैक्यूम के अंदर जहां पर फॉर एग्जांपल एयर नहीं होती है, तो छोटा ऑब्जेक्ट हो या बड़ा ऑब्जेक्ट हो, अगर आप उसको ऊपर से फेंकेंगे तो वो सेम टाइम एक साथ ऐसे फेंकेंगे तो सेम टाइम पे ग्राउंड पे पहुंचेंगे और सेम वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करेंगे, ओके हो गया। अगर आप एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करें वैक्यूम के अंदर, बट ग्रेविटी होनी चाहिए, ठीक है, ग्रेविटी हो एयर रेजिस्टेंस ना हो, तो ये दोनों एक ही टाइम पे ग्राउंड को हिट करेंगे, चाहे कोई ऑब्जेक्ट भारी है चाहे कोई ऑब्जेक्ट हल्का है, ठीक है, मतलब वजन में कम है। तो ये एक चीज़ याद रखिए कि ये इसमें कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, सेम वेलोसिटी से टकराएंगे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, निगलेक्ट एयर रेजिस्टेंस। और एक और इसमें फिर चीज़ यहाँ पर बताई हुई है कि अगर ये एक बॉल है ना, इसको अगर आप नीचे की तरफ फेंको तो एक्सेलरेशन क्या होगा? ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू जी होगा, बट प्लस जी होगा, और इसमें जो इनिशियल वेलोसिटी है वो इज इक्वल टू जीरो होगी, क्योंकि मैं ऐसे पकड़ के ऐसे बॉल को ऐसे नीचे की तरफ फेंक रहा हूँ ना, तो जब मैंने इसको पकड़ा हुआ है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो है। हाँ, जब वो ऐसे नीचे आ रहा है ग्राउंड को हिट करने लगा तब उसकी फाइनल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन जब मैंने इसको हाथ में पकड़ा है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर की तरफ फेंक रहा हूँ, मतलब उसको इनिशियल वेलोसिटी दे रहा हूँ, तो अब अगर ऊपर की तरफ बॉल को मैं फेंक रहा हूँ तो वी आई इज नॉट इक्वल टू जीरो, अब ए इज इक्वल टू जी ही होगा, बट माइनस जी होगा। नेगेटिव साइन का शो कर रहा है कि ग्रेविटी के अगेंस्ट बॉल जा रहा है या कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है, प्लस जी का शो कर रहा है कि ग्रेविटी की तरफ आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है कोई ऑब्जेक्ट, तो ए इज इक्वल टू प्लस जी और ए इज इक्वल टू माइनस जी आप यहाँ पर लगाएंगे, ठीक हो गया। और कंडीशन क्या है? फ्री फॉल, फ्री फॉल करेंगे, फ्री फॉल कर रहा है तो ए इज इक्वल टू जी होगा, सही है। अच्छा, जब ये कहानी है तो और कितना होगा? 9.8 मीटर, ए कितना है? ए इज इक्वल टू जी, और वो कितना है? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डन हो गया। अच्छा, फिर से वही बात कि यहाँ पर फिर आपने जहाँ जहाँ ए आ रहा है वहाँ वहाँ क्या लगा देना है? जी लगा देना है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है तो जी की बजाय माइनस जी लगा देना है।
अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो जस्ट एक जगह जी लगा देना है, मतलब प्लस जी। ऊपर की तरफ जा रहा है तो माइनस जी यहाँ पर लगा देना है, रेड जो मैंने लिखे हैं। नीचे की तरफ आ रहा है तो प्लस जी। ठीक हो गया। और इसमें कोई बात समझाने वाली नहीं है, ठीक है। यही आपके पास बस मोशन अंडर ग्रेविटी में ये बातें आ रही हैं। आपकी बुक में जो पैराग्राफ है वो आप पढ़ेंगे तो ये जितनी मैंने बातें की हैं ये सारी की सारी आपको हजम हो जाएंगी ठीक है, हलवा मक्खन मलाई हो जाएगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप्स हो कि आपको सारा समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।